हाँ जी, तो हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन। हमने पिछली क्लास में, अभी तक एक ही क्लास हुई है उसकी, पिछली क्लास में हमने स्लोप के बारे में पढ़ा था। अब मैंने आपसे कहा था कि स्लोप अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। स्लोप की हेल्प से हमने दो लाइन के बीच के एंगल वाला कांसेप्ट भी समझ लिया था। स्लोप की हेल्प से हमने 3 पॉइंट जो कि कोलिनियर हो वो कांसेप्ट भी समझ लिया था, ठीक है ना। दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो m1 m2 इक्वल टू -1 का यूज करना पड़ेगा। दो लाइनें पैरेलल होंगी तो m1 इक्वल टू m2 का यूज करना पड़ेगा। संचित महाराज, क्या आपने देख ली थी वीडियो को? ठीक है, तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल हम लोग आज यानी सेकंड पार्ट में करने वाले हैं। और आज क्लास बहुत बढ़िया होने वाली है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन में हमको आज फॉर्म्स ऑफ लाइन पढ़नी है, यानी कि जो लाइन की फॉर्म है 5 या 6 तरह की फॉर्म्स होती है कि जब ये और ये गिवन होगा तो इक्वेशन ऐसे होगी, जब ये और ये चीजें गिवन होंगी तो इक्वेशन ऐसे होगी। कुल मिला के ये 5-6 फॉर्म है जो हम लोगों को अब पढ़नी है आज के। और ये सारी चीजें जो आज पढ़ने वाले हैं ये तब तक काम आएंगे जब तक मैथ चलती रहेगी। यानी अब 12th में पहुंच जाओगे, इसका मतलब ये नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन काम नहीं आएगी, ओके, वहां भी ये काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाली आपने, लिखो वेरियस फॉर्म्स ऑफ। क्वेश्चन बचे थे, 4 क्वेश्चन बचे थे। रुक जाओ, हेडिंग मत डालो, वही तो ध्यान नहीं, 4 क्वेश्चन बचे। बताओ जरा कौन से बचे, तो कराने पड़ेगी क्या? पढ़ना जरा, 11वां पढ़ना। The slope of a line is double of the slope of another line. If the tangent of the angle between them is 1/3, find the slopes of the lines. चलो जरा एक्सरसाइज का नंबर था वो 9.19 नहीं 10.1 का। ये क्वेश्चन कौन सा है? 11। हमें ये कह रहा है एक लाइन का स्लोप दूसरी का डबल है एक का। तो अगर पहली वाली लाइन के स्लोप को और सेकंड वाली स्लोप को लेट करें तो पहली वाली का स्लोप m मान लें, दूसरी वाली का क्या हो जाएगा? 2m। एंड इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, मतलब टेंजेंट ऑफ द एंगल यानी थीटा का tan यानी tan थीटा पूरा आपको गिवन है, यानी tan थीटा की पूरी वैल्यू 1 गिवन है। तो इस फॉर्मूले में, किस फॉर्मूले में तीनों चीजें आती हैं? tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये tan थीटा की पूरी वैल्यू 1 लेंगे, यहां m1 m2 की वैल्यू पुट करेंगे तो है क्या 1/3 है? 1 नहीं है, 1/3 है, ओके। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 1/3 पुट कर देंगे, m1 m2 की वैल्यू m पुट करेंगे। तो ये क्वेश्चन पे वैसे लगा है, पिछली क्लास में कराया था मैंने। मोड को हटाते वक्त ध्यान रखना प्लस माइनस लगाना, ठीक है मतलब जी। ये था 11। जरा 12 बताओ फिर। A line passes through x1 y1 and h3. If the slope of the line is m, show that k minus y1 equal to m into h minus x. क्या है इस क्वेश्चन में? सोचो, क्या आपको नहीं लगता कि 3 पॉइंट दिख रहे हैं? क्या 3 पॉइंट 2 दिख रहे हैं? मुझे तो लगता है कोलिनियर वाले वही स्लोप एक बार खुद निकालो, क्या आएगा? लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 h k। इन 2 पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है तो स्लोप क्या होगा उस लाइन का? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाले फॉर्मूले से m हो जाएगा वो। तो यही तो आएगा लिखा हुआ जो प्रूव करने को कह रहा है। ये तो मतलब मुझे लाइन टाइप का क्वेश्चन है। उन दोनों पॉइंट से स्लोप निकालो तो यही आएगी जो लाइन लिखी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसकी, ठीक है अजय भाई? नहीं तो लिख ले एक बार, स्लोप निकाल दे, देख मुझे मुझे निकालेगा, लिख के देख ले कॉपी में, देख m की वैल्यू क्या आएगी स्लोप इन 2 पॉइंट्स से। तो आगे मत कर लियो कुर्सी अपनी, आगे वाले की कुर्सी पीछे करवा रहा। थोड़ा सा सोचने की क्षमता बढ़ाओ ताकि लिखना ना पड़े हर चीज को। 2 लाइन देख सॉल्यूशन में इसके, एक लाइन में स्लोप निकलेगा, दूसरी में क्रॉस मल्टीप्लाई होगी और कोई आंसर आएगा बस, ठीक है जी। 13, हाँ ये क्वेश्चन है अच्छा था 13, ठीक है। क्या कह रहा है 13 में? अगर 3 पॉइंट्स क्या कहें बताइए? h, 0 a, b, ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे हैं, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, तो क्या कोलिनियर होंगे? फिर जब कोलिनियर होते हैं तो इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, इसको c। तो एक बार ab का स्लोप और bc का स्लोप इक्वली तो लेना पड़ता है बस, m है भाई। ab और ac का लेके चलो, ab और ac का तो लेते हैं
नहीं, ए बी और बी सी का भी इक्वल होगा, ए बी और ए सी का भी इक्वल होगा, और बी सी और ए सी का भी इक्वल होगा। सब एक ही लाइन में होते हैं, तो इसलिए मैं तो ए बी और बी सी लेके चल रहा हूँ ताकि सारे पॉइंट कवर हो जाए उसमें। तो एम ऑफ ए बी, एम ऑफ बी सी ऐसे लिख सकते हैं। ए बी का स्लोप बताओ क्या आएगा? हैं a minus h वाई upon इसके ओ होशियारो, एक्स माइनस एक्स आता है पहले कि वाई आता है? तो फिर ए एच माइनस ए माइनस एच क्या कर रहे हो? कौन सी बोला है अपॉन इसके अपॉन में बोला, ऐसा लगा तुमने शुरुआत करा बोलने की, तो शुरू नहीं कर रहा हो। b माइनस 0 आ चुका था, अपॉन में आएगा a माइनस एच इक्वल टू इसके स्लोप पे आए तो k माइनस b अपॉन में 0 माइनस a। लेकिन x ऊपर नहीं बोला था मैंने बोला था कि y2 माइनस y1 ऐसे ना करो, तो y1 माइनस y2 कर लेना। लेकिन दोनों जगह फिर 1 वाले कोऑर्डिनेट, मतलब इसे लग रहा है कि चाहे y ऊपर लिख लो चाहे x ऊपर लिख लो, तो ऐसा लिख दिया क्या? यस सर ना x वाला काट दे, y ही ऊपर आएंगे हमेशा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अब फिर जो प्रूव दैट वाली लाइन है उसे लाने की कोशिश करते हैं। पता ही क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पे केवल b है, यस सर यहाँ पर क्या है? माइनस का a, तो इक्वल में माइनस का a भी बच गया। इस तरफ देखते हैं, a की k में हुई तो a की b में हुई तो माइनस का a b, h की k में हुई तो माइनस का h की b में हुई तो प्लस का, तो a b से तो a b कट गया एक तो। अब क्या माइनस का h k उधर प्लस का भेज दूं, बचा a k प्लस b h बराबर h k। अब आप चेक करो, जैसे प्रूव करनी है उसको देखो, a और b वाली चीजें लेफ्ट साइड में है कि नहीं है? कैसे 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 तुमने पता लगाया कि h कैसे डिवाइड करना है? क्योंकि a के नीचे h है और हमारा a के साथ में k है, तो अपॉन में h तब आएगा जब आप यहाँ डिवाइड करो h से, और k तब हटेगा जब k भी होना चाहिए नीचे, और इत्तेफाक से तभी यहाँ पे अपॉन में 1 भी आ जाएगा। इसलिए हमें इस पूरी इक्वेशन को h k से डिवाइड करना है, बस ये लास्ट स्टेप है। जब इसके नीचे h क्या आएगा तो k से कट जाएगा, a के नीचे h बचेगा, इसके नीचे h क्या आएगा तो h कट जाएगा, b के नीचे केवल k बचेगा, और यहाँ पर 1। तो यही क्वेश्चन सबसे अच्छा है वाले साइज में, और जो अच्छा है वो भी देख लो, 1 2 3 4 5 लाइन सारे क्वेश्चन स्लोप की हेल्प से हो रहे हैं, ताकि ये सारी एक्सरसाइज है स्लोप वाली। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, 14th वाला भी। 14th वाले में पढ़ के देखा किसी ने? संजीव महाराज किताब नहीं लाया? तो इस बार मैथ में पास हो जाएगा ना, हर बार होना है पास तुझे, तो किताब क्यों नहीं खोली थी तूने अपने आप? हाँ, इधर वाले से क्या मतलब तेरा? देखिए कितनी दूर बैठा हो। हाँ भाई, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या आपको लगता है? 2 पॉइंट दिए हैं आपको ग्राफ के ऊपर, जब ऐसे करके ओरिजिन जा रहा है ग्राफ, नहीं ऐसे के ऊपर जा रहा है, यहां पर एक पॉइंट दे रखा है आपको, यहां पर एक पॉइंट दे रखा है आपको, तीसरे वाले पॉइंट में क्या ये पॉपुलेशन है? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये कौन सा वाला है लास्ट में? 2010 जिसमें पूछा है उसने 2010 में, तो इस जगह पर 2010 ले लें, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट हम खुद बनाएंगे उसकी x कोऑर्डिनेट 2010 होना चाहिए, और शायद जो y कोऑर्डिनेट है वो आपसे पूछा है उसने, तो ये क्या चीज है? पॉपुलेशन। तो 2000 के कॉमा में क्या ले? n ले ले, n नंबर क्या दे रखा है हमको? नहीं रखा ना, तो ये 2000 है, तो यहाँ पर जो काउंटिंग है नंबर 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 बढ़ रहे हैं, तो n ले लिया मैंने y को। तो आप बताओ ये तीनों एक लाइन में होने के चक्कर में इसका स्लोप इक्वल टू इसका स्लोप कर देंगे तो n ही मिलेगा, n नॉन बस। एग्जांपल में तो किया था एक क्वेश्चन ऐसा, स्पीड और टाइम, डिस्टेंस टाइम के रिलेशन वाले में, तो ये 3 क्वेश्चन थे, 4 जो भी थे एक्सरसाइज के। अब बढ़ जाके लिखो ग्रेडिंग। अरे तुझे क्या पता है खांसी कितनी थी, अब तो बहुत कम हो गई। एक क्लास में तो ऐसा भी हुआ कि मेरी आवाज कम आ रही थी, क्या लगा रही थी, हर 20 सेकंड या 25 सेकंड में खाता था एक बार। क्या क्या तोड़ नहीं करा उस दिन, विक्स भी खा लिए और पता नहीं क्या क्या भाई, लेकिन नहीं, इसे राहत तब मिली जब इन्हें सब कुछ खाना छोड़ दिया। ऐसा बोल रहा है इसने। लिखी हेडिंग आप लोगों ने, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। चिराग भाई क्वेश्चन लिख ली तुमने? इक्वेशन नहीं, हेडिंग, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन।
देखिए और सब लोग अपने अपने पास किताबें रखना। हम एक फॉर्म लिखेंगे, एक एग्जांपल करेंगे, एक फॉर्म लिखेंगे, एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है? रेडी? लिखिए सबसे पहली फॉर्म है हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसका मतलब है कि जब हमको जिस लाइन की क्वेश्चन ढूंढनी है उसके ऊपर एक पॉइंट दिया हो, यानी वो लाइन जिस जगह से पास कर रही है एक पॉइंट दिया हो, पॉइंट यानी 2,3 ऐसी कोई वैल्यू दे रखी हो और उस लाइन का स्लोप दिया हुआ हो, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? लिखिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 है। एक पॉइंट दे रखा हो जिस लाइन पास कर रही है और उस लाइन का स्लोप दिया हो, तो इक्वेशन इस तरीके से आएगी। देखो ये तो हो गया x1 y1 जो हमें गिवन होगा, हाँ है ना, और ये m गिवन होगा। इन तीनों जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन तो निकल के आएगी x और y में। देखो ठीक है, हाँ बस इक्वेशन निकाल के x वाले भी एक तरफ y वाले भी एक तरफ, चाहो तो कांस्टेंट टर्म को उधर भेज देना, नहीं तो वो भी इस तरफ भी प्लस कर लेना। तो ये लाइन की इक्वेशन होती है जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, वो क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ लाइन की? मुझे ऐसे कैसे समझ दो चीजें x बोली ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें देखो तीनों टर्म्स लेफ्ट साइड पे थे, x वाले भी y वाले भी और कांस्टेंट टर्म भी, तो ऐसी फॉर्म में लाके छोड़ देना, बस वही आंसर होगा। ओके सो ये लिखिए हमने। अब तुरंत एग्जांपल देखते हैं, किताबों में आगे जरा अपनी, सबको बोला था मैंने एनसीईआरटी अपने पास रखो। और सबसे पहला एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 7, पेज नंबर 214। सर 6 है, मेरी में तो 7 है, नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वो पढ़ो। एग्जांपल 7 पढ़ो, एग्जांपल 7 पढ़ो। देखो क्या क्या बोला उसके अंदर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दिख रहा है, पासिंग थ्रू एक पॉइंट दे दिया और विद स्लोप भी दे दिया -4, यानी कि हो गया नहीं हो गया बिल्कुल इसी टॉपिक वाला क्वेश्चन। बस आपको x1 और y1 की वैल्यू पुट करनी है और m की वैल्यू पुट करनी है। देख लो एग्जांपल नंबर 4 में, मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है, आसान है ना? हर फॉर्म के बाद एक एग्जांपल करेंगे ताकि आपको चल जाए पता कैसी वैल्यू पुट करनी है। ओके अगली फॉर्म लिखिए, बहुत सिंपल है ये पहला तो। दूसरा लिखिए 2 पॉइंट फॉर्म। इस बार हमको लाइन जिस जगह से पास कर रही है एक पॉइंट और एक स्लोप नहीं गिवन होगा, इस बार हमको वो 2 पॉइंट दिए होंगे जहां से लाइन पास कर रही है, 2 पॉइंट। तो इसमें कोई खासा अंतर नहीं आएगा, याद देखो सब लोग, इसमें कोई खासा अंतर नहीं आएगा। x1 y1 तो आप पहले वाले पॉइंट को पहले ही मान रहे थे, बस इस m को इस बार हम खुद ढूंढ लेंगे इन दोनों पॉइंट से। ढूंढ सकते हैं, 2 पॉइंट से स्लोप निकाल सकते हैं, तो कोई अंतर नहीं है इसमें और इसमें। इसमें हम m स्लोप दे रखा होता है, इसमें 2 पॉइंट दे रखे होते हैं, तो स्लोप हम खुद ढूंढ लेते हैं। तो इसी की तरह देखो y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह पे क्या लिखूं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो खुद लिखेंगे हम लोग, और ये वाली वैल्यू ऐसी के ऐसी। कोई अंतर है इन दोनों फॉर्म्स में बताइए? अब जो 2 पॉइंट दिए होंगे ना यहाँ पर आपको, पहले वाला पॉइंट होगा उससे x1 y1 ले लेंगे और जो दूसरा वाला पॉइंट होगा उसे x2 y2 ले लेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पर। देखो एग्जांपल नंबर 8 क्या हुआ है बता समस्या? सर दिया हुआ क्या होगा इसमें? 2 पॉइंट, तो कौन से मतलब ये 2 पॉइंट दिए होंगे, पहले वाले पॉइंट को x1 y1 ले लेंगे, दूसरे पॉइंट को फिर क्या लेंगे? बस सर जो x1 यहाँ पे होगा वही x1 वहाँ पे भी होगा। हाँ, जहां जहां x1 लिखा है वहां सेम होगी इसकी वैल्यू हर जगह। देखो एग्जांपल नंबर 8 देखो, एग्जांपल नंबर 8 में साफ लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1 1 एंड 3,5। 2 पॉइंट दे दिए ना, अब पहला पॉइंट क्या हो गया x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या हो गया x2 y2, और पुट कर दो इसमें। है तो अंतर, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ गई बस, क्योंकि यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी खुद। जो एक छोटी सी वैल्यू आएगी वो वैसे ही तो बन जाएगा फिर जब यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे थे m की। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म दोनों सेम सी है। ओके चलिए अगली फॉर्म पढ़े। प्रियंका मैडम ठीक है? जी ठीक है। लो जी थर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके अब इसमें एक शब्द है इंटरसेप्ट, थोड़ा सा नया है, पूरा नया नहीं कह सकते। बिल्कुल, और वाई को भी। इंटरसेप्ट वो डिस्टेंस होती है
इसका जिक्र ना हमने कोडिंग सेक्शन में कर लिया था वैसे, इंटरसेप्ट शब्द का, बाकी को ध्यान नहीं आया, केवल एक को ध्यान आया। इंटरसेप्ट हमने कोडिंग सेक्शन में यानी कि सर्कल के टाइम पे पढ़े थे, जैसे एनसीईआरटी में था इंटरसेप्ट, ठीक है। तो स्लोप दिया होगा लाइन का और इंटरसेप्ट दिए होंगे, तो इक्वेशन क्या आएगी। अब इंटरसेप्ट हमारे पास दो तरीके के हैं, देखो अगर ये लाइन है मतलब इक्वाड्रेटिक एक्सिस है, ऐसे काट दिया लाइन ने, तो ओरिजिन से लेके यहां तक की डिस्टेंस बोली जाती है एक्स इंटरसेप्ट, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, और ओरिजिन से लेके वाई एक्सिस तक जा काटा होगा, इसे बोली जाती है वाई इंटरसेप्ट। ओके, लेकिन जब हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का जिक्र आएगा तो स्लोप तो दिया ही होगा, लेकिन ये दोनों इंटरसेप्ट नहीं होंगे, कोई एक गिवन होगा एक टाइम पे, कहता है एक्स इंटरसेप्ट, xy की फॉर्म होगा या फिर सिर्फ x वो बोल देगा एक्स वाई की फॉर्म में तो होगा ही नहीं, वो तो केवल वैल्यू होगी 1 2 3 4 ऐसी, वो बोल देगा एक्स इंटरसेप्ट इज इतना, या फिर लाइन इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट इतना, तो समझ जाएंगे कि एक्स इंटरसेप्ट है वो, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जितने भी फॉर्म पढ़ रहे हैं इन सब में दो ही चीजें तो गिवन है, देखो यहां भी दो थी, यहां भी 2 पॉइंट फॉर्म यानी दो चीजें थी, तो यहां भी दो ही चीजें होंगी, एक स्लोप होगा और कोई एक इंटरसेप्ट होगा, या तो एक्स वाला या वाई वाला। हमें दोनों फॉर्म पढ़नी पड़ेगी, दोनों मतलब इसकी पहले वाली कौन सी, जब एक्स इंटरसेप्ट की बनो, ठीक है ना, यानी कि व्हेन एक्स इंटरसेप्ट इज गिवन अलोंग विद स्लोप, स्लोप के साथ, स्लोप तो हर बार होगा, स्लोप तो हर बार होगा, इसके साथ एक बार या तो एक्स दिया होगा या एक बार वाई दिया होगा, तब ये फॉर्म लगेगी ना, ठीक है। तो वो एक्स इंटरसेप्ट जब दिया हो तो देखो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, इसमें जो d है वो है हमारा x इंटरसेप्ट, y इज इक्वल टू m यानी स्लोप, x और y तो वेरिएबल ही होंगे और d होगा हमारा x इंटरसेप्ट। ओके, लेकिन जो अब हम चीज लिखने वाले हैं यानी व्हेन y minus d is equal to mx, अभी वाली तारा क्या ना, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली फॉर्म है जो हम अब पढ़ने वाले हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल यानी कि जब तक स्ट्रेट लाइंस पढ़ोगे भविष्य में तब तक ज्यादा इस्तेमाल ये हुआ करेगी लाइन। देखो कैसे, y इज इक्वल टू mx प्लस c, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है लाइन की फॉर्म ये वाली, y इज इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें m जानते हैं हम क्या होता है, क्या स्लोप, तो c होगा हमारा क्या y इंटरसेप्ट, d था देखिए x इंटरसेप्ट, वो क्वेश्चन में गिवन होगा ना, क्वेश्चन में बोल देगा कि x एक्सिस पे इस जगह काटा, तो ये हो जाएगा x इंटरसेप्ट, वैल्यू होगी कुछ 4 या 5, उसे आप पुट कर देंगे। अगर वो ये अब देखो ये x और y इंटरसेप्ट है ना, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये मत सोचना डिस्टेंस है तो पॉजिटिव भी होंगे, अगर वो नेगेटिव हुए क्वेश्चन में बोल दिया मान लो x इंटरसेप्ट इज -4, तो क्या रिप्रेजेंट करेगी ये बात, ओरिजिन के इस तरफ काटा है, यस। अगर x इंटरसेप्ट नेगेटिव दिया है यानी कि लेफ्ट साइड में काटा है ओरिजिन के, ऐसे y इंटरसेप्ट नेगेटिव मतलब नीचे काटेगी, लाइन ने नीचे काटा है कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ध्यान रहेगी बात। अब नंबर आ गया किस चीज का, एग्जांपल का, दोनों फॉर्म पढ़ लेना। 9th एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 9 देखो, और देखो उसमें भी दो पार्ट होंगे। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर व्हिच tan थीटा इक्वल टू 1/2, अरे हमें तो स्लोप देना था उसने, क्या tan थीटा दे दिया, tan थीटा भी तो m ही होता है, यानी m ही है वो, m दे दिया उसने, ठीक है ना, वेयर थीटा इज द, ठीक है। y इंटरसेप्ट इज, यानी पहले ये वाला पूछ लिया, ये सेकंड वाला, आप इस वाले में y की वैल्यू निकालेंगे, m दे दिया 1/2, x ऐसे रहेगा, और c की वैल्यू दे रखी कितनी -3/2, तो माइनस ही पुट करना है यहाँ पर, -3/2। x और y तो वेरिएबल हैं, वो ढूंढने नहीं है, जो इक्वेशन आएगी ऐसी उसमें x और y दोनों चीज होंगी आंसर में, हमें कोई वैल्यू ढूंढनी, हमें x और y वाले आंसर ढूंढने हैं। देख पेज पर लटके आंसर, जब इसने वैल्यू पुट करी तो x और y की फॉर्म में एक इक्वेशन आ गई, देख
ये 2y माइनस x प्लस 3 बराबर 0 लाइन की इक्वेशन ढूंढ रहे हैं। सर ये इज इक्वल टू y क्या है? y कहाँ है? सर मतलब ये वाला y फाइंड भाई x और y वेरिएबल ही दो हैं इक्वेशन के। उसी क्वेश्चन में क्या है x y x और y की ही फॉर्म में तो आंसर आएगा। हमें तो केवल यहाँ m की वैल्यू पुट करनी है और c की पुट करनी है इस वाले में। और सेकंड पार्ट सर c की माइनस में करेंगे। हाँ, जो वैल्यू दी है इंटरसेप्ट की वही पुट करनी है, प्लस में तो प्लस माइनस में तो माइनस। सेकंड पार्ट में देखो ये वाली फॉर्म लगनी चाहिए, फिर m पता है और d पता है, कर देंगे पुट। फॉर्म समझ में आ गई हमको? अगली फॉर्म करते हैं। अगले का आसान चल रहा है ना, सारा आसान ही है वैसे सारा ये, बस हमें याद तो रखना है मेन काम। ये क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म। बहुत दिन से ये चीज मतलब मिस कर रहे थे हम लोग। कुर्सी आएगा भाई, पैर रखना चाहिए कुर्सी पे। इधर हो जा। ये संचित महाराज थे ना। इंटरसेप्ट फॉर्म। अब एक चीज देखी तुमने, इन सब में डबल वैल्यू गिवन थी ना, इसमें कुछ लिखा हुआ इंटरसेप्ट के अलावा, पर भी दो चीजें तो गिवन होंगी। यानी ये वो फॉर्म है जब हमें दोनों इंटरसेप्ट एक साथ दे दी जाएंगे, एक्स इंटरसेप्ट भी और वाई इंटरसेप्ट भी, तब ये लगेगी। दो चीजें हर बार होनी चाहिए ना गिवन। अब यहाँ पर कुछ और तो लिखा नहीं, स्लोप या कुछ, इंटरसेप्ट लिखा है। दो चीजें होनी चाहिए, यानी दोनों इंटरसेप्ट गिवन होंगे इसमें। अब दोनों इंटरसेप्ट गिवन होंगे यानी लाइन ने क्या करा होगा, इस तरीके से एक्स को भी काटा होगा और वाई को भी काटा होगा, दोनों इंटरसेप्ट गिवन होंगे। तो उस केस में लाइन की इक्वेशन मेरे ख्याल से जगह है कि नहीं, नीचे दिख रहा है, आ जाएगी ना। इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने कहा दोनों फॉर्म बताऊंगी, दोनों इंटरसेप्ट बताऊंगी सॉरी। तो लाइन की इक्वेशन बहुत ही आसान है। देखो इसमें x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जैसे उसमें थी इलिप्स में x के नीचे वाली वैल्यू x एक्सिस पे होती थी, y के नीचे वाली वैल्यू y एक्सिस पे। यहां पे वही है, x के नीचे वाली वैल्यू x इंटरसेप्ट होता है और y के नीचे वाली वैल्यू y इंटरसेप्ट होता है। ओके, ये क्वेश्चन जब भी आएगा ना, दोनों इंटरसेप्ट फॉर्म, दोनों इंटरसेप्ट वाला, जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा तो पता है क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस प्रकार होगी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बिटवीन द एक्सिस, और ये एक्सिस ये वाला होगा, ax ix नहीं होगा, बहुवचन प्लूरल। जब वो ax es बोल देगा ना बिटवीन द एक्सिस, यानी कोई लाइन दोनों को काट रही है, x को भी और y को। ओके, तो ध्यान रखना इस फॉर्म के लिए इस शब्द का इस्तेमाल होता है कई बार। ओके, तो कुल मिला के अभी तो ये 5 फॉर्म है। अगला एग्जांपल देखो, 10 होगा एग्जांपल, शायद एक फॉर्म और भी है। हाँ, ये अगला एग्जांपल देखा, इस पे वेट एग्जांपल नंबर 10 है। क्या है? 10 है ना। दोनों इंटरसेप्ट दे रखे हैं तो वैल्यू पुट करनी है, एलसीएम लेना है और इस फॉर्म में लाना है आंसर। इजी है ना। तो ये 5 फॉर्म, सॉरी 4 हुई है अभी, ठीक है, 5वीं जब होगी। लिखिए 5वीं फॉर्म फिर, लिखिए हेडिंग लिखिए 5वीं की। सर इसमें a और b क्या होगा? x के नीचे जो होती है वो x इंटरसेप्ट होता है, यानी लाइन ने x एक्सिस पे किस जगह काटा वो है x इंटरसेप्ट। तो y के चला क्या होगा, लिखिए हेडिंग 5वीं फॉर्म की, जिसका नाम है नॉर्मल फॉर्म। ये नॉर्मल साधारण नहीं है, ये नॉर्मल साधारण वाला साधारण नहीं, नॉर्मल नहीं है, ये परपेंडिकुलर वाला नॉर्मल है। आपके में आती होगी। नॉर्मल फॉर्म नए वाले सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम तो फिर भी सीखेंगे। चलिए लिखिए हेडिंग नॉर्मल फॉर्म, लिखिए। देखिए मैंने आपसे कहा ये नॉर्मल शब्द जो है ना, ये परपेंडिकुलर वाला है, परपेंडिकुलर को नॉर्मल भी कहते हैं, ठीक है ना। इस वाली फॉर्म में क्या होता है कि देखो ये अगर हमारी कोटेड एक्सिस है, ठीक है ना, इस लाइन की इक्वेशन ढूंढने को कहेगा, लेकिन हमें दोनों इंटरसेप्ट नहीं मालूम होंगे, क्योंकि अगर दोनों इंटरसेप्ट मालूम होंगे फिर तो हम ये लगा देंगे। वो ये तो बोलेगा कि लाइन ने दोनों एक्सिस काटी है, लेकिन किस जगह काटी है ये नहीं बताएगा। फिर क्या बताएगा, ओरिजिन से, सुनते रहो, ओरिजिन से इस लाइन पे अगर हम डालें एक परपेंडिकुलर, उस परपेंडिकुलर की लेंथ बता देगा, जिसे P कहते हैं।
ओरिजिन से लाइन के ऊपर डाला एक परपेंडिकुलर, उस परपेंडिकुलर की लेंथ डालेगा, लेंथ जिसे पी कहते हैं स्मॉल में हम लोग, ठीक है ना। और इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितना बनाया होगा परपेंडिकुलर ने, वो बता देगा थीटा। मतलब कि मान के चलो नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल आ गया ना परपेंडिकुलर शब्द, पंखा बंद कराना क्या भाई, नॉर्मल शब्द परपेंडिकुलर के लिए आया देखो। और आपने ये बात नोट करी, हर इक्वेशन में दो चीजें गिवन होती हैं, इसमें दोनों चीजें गिवन है, वो दोनों इसी परपेंडिकुलर से संबंधित हैं। एक बार ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ गिवन है और एक बार पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज और नॉर्मल तक का एंगल गिवन होगा। तो इक्वेशन क्या होगी इसकी, लिखिए x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p। सीबीएसई वाला को भी पता है, सीबीएसई वाला को भी पता है कि बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री में हालत रहती है, इसलिए हटा दिया इसको। लेकिन जब हमें थीटा पता होगा 30 डिग्री 45 डिग्री समथिंग कुछ, तो यहाँ पुट कर लेंगे, साइन कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। और ओरिजिन से लाइन तक जो परपेंडिकुलर डला होगा उसकी वैल्यू पी भी गिवन होगी, तो ये रहा, बस पुट करना है और आंसर पाना है। ओके, तो अब सवाल यह है कि इसका क्वेश्चन कैसा आएगा। सवाल ये है इसका क्वेश्चन कैसे आएगा। एग्जांपल नंबर 11 पढ़िए सब लोग। यहाँ पर इक्वल है, ग्रेटर देन लेस देन नहीं है। एग्जांपल नंबर 11 पढ़िए और देखिए इस फॉर्म के लिए हमको दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो परपेंडिकुलर की लेंथ ओरिजिन से जो बना होगा और उस परपेंडिकुलर का एंटी क्लॉकवाइज बना हुआ एंगल। देखिए एग्जांपल नंबर 11 में दोनों चीजें गिवन हैं या नहीं, दोनों चीजें गिवन है। थीटा कितना दे रखा है, अब यहां पर अगर आप 15 पुट करेंगे cos 15, तो आपको पता है ना cos 15 ट्रिग्नोमेट्री में कैसे निकालते थे। cos 15 को हम लोग पहले cos 45 माइनस, बहुत बड़ा फॉर्मूला है इसका, बहुत बड़ा केस होगा ये, बहुत बड़ा तभी तक था जब ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ रहे थे, अब थोड़ी बहुत बड़ा है। अब 4 महीने 5 महीने बाद भी cos a माइनस b का फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b वाला लगाएंगे, √3 + 1 अपॉन 2 √2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे sin 15 भी निकाल लेंगे। सर कोई आसान तरीका बताओ। छोड़ दो, सर 15 वैसे जो निकाल देगा, cos 15 निकालने का इससे आसान तरीका नहीं हो सकता कोई। एक तरीका और भी है बढ़िया वाला, cos 2 थीटा के फॉर्मूले से निकाल देते हैं वैल्यू, और उससे निकालना आपके लिए कतई भी आसान ना होगा। अब तू बता बता, ये आसान है कि वो लिख के दिखाओ तुझे, मेरे ख्याल से तूने इमेजिन कर लिया होगा ये आसान है। cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले में हाफ एंगल फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब 15 से 30 बनेगा वो। अब तब 30 की वैल्यू पुट करेंगे, उससे कहीं ज्यादा आसान है ये वाला। एग्जांपल नंबर 11 समझ में आ गया, नॉर्मल फॉर्म समझ में आ गई। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही होगी तुम्हें, वापिस आओ, एक पेज पीछे आओ वापिस, जहां पे नॉर्मल फॉर्म की हाइट चली थी हमने, तो ये एक फिगर बनाई। तुम बोलोगे सर किताब में 4 फिगर क्यों दे रखी है हमको, 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, 4 क्वाड्रेंट हो सकते हैं ना, चारों क्वाड्रेंट की फिगर दे रखी है, हमने केवल एक बनाई है। तो इस एक्सरसाइज में आपको केवल और केवल अभी यही वाले क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जब होगा तो लाइन ऐसी होगी, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डल जाएगा ऐसे ही, लेकिन ये एंगल है ना यहाँ से लेके यहाँ तक करना पड़ेगा। पॉजिटिव एक्सिस सही चाहिए एंगल हमेशा। अब वो थर्ड में हुई लाइन तो ऐसे काटेगा, तो एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का चाहिए होगा। वो सारी चीजें जब हम लोग अगले एक्सरसाइज में पहुंचेंगे तब सिखाई जाएंगी। जो बची हुई फिगर है ना 3, उनमें कैसे हमें थीटा और फी का यूज करना है वो अगले एक्सरसाइज में बताया जाएगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, सेकंड एक्सरसाइज में हमें केवल इनका इस्तेमाल दिखाया जाएगा, इनका एप्लीकेशन नहीं दिखाया जाएगा। एप्लीकेशन यानी इसको कैसे एडजस्ट किया जाता है, कैसे रोटेट कराया जाता है, वो सारी चीजें सेकंड एक्सरसाइज में नहीं आएगा। सेकंड में तो पहले आपको वो एक तो यूज करना दिखाएंगे,
किसी क्वेश्चन में बोल देगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप इतना एंड पॉइंट इतना, बस खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पॉइंट दे दिया और स्लोप दे दिया, यानी ये वाली फॉर्म लगनी है। इस तरीके से कराएगा सेकंड एक्सरसाइज में, बस ताकि आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएं और ये चल जाए पता कि कब कौन सी फॉर्म का उपयोग करना है। बोलिए, कोई समस्या? प्रियंका मैडम ठीक है? रेवा मैडम ठीक है? दोनों कोने संभाल रखे इन दोनों ने। आगे बढ़े, चलिए लाओ मैडम, अब आपकी में भी होंगे। ओके ओके ओके, एग्जांपल नंबर 12 तो होगा आपकी किताब में मैडम, फ़ारेनहाइट वाला तुम लोग किताब में तो है, आपकी में नहीं है? चलो सब लोग एग्जांपल नंबर 12 पढ़िए और जरा बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन। इतने हम बोर्ड को साफ कर दें। मैं ये पूछना चाह रहा हूं तूने गैस कैसे किया कि हम केल्विन और फ़ारेनहाइट को एक पॉइंट बना लें? ऐसे बड़े ही आसान तरीके से चिराग जी ने ये घोषित कर दिया कि ये 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन। क्या आप में से कोई केवल क्वेश्चन को पढ़ के ये ऐसा चेक कर पा रहा है कि ये 2 पॉइंट फॉर्म हो सकती है? एग्जाम्पल नंबर 12 में बताइए एक बार केल्विन कितना दिया शुरू में? 273 और बगल में फ़ारेनहाइट कितना? 32, ठीक है ना? फिर अगेन केल्विन दिया कितना? 373 और फ़ारेनहाइट 212। ऐसे करके अब फिर हमसे कह रहा है इन दोनों के बीच में एक रिलेशन ढूंढो, यानी इक्वेशन जो होती है, सोचिए देखिए जो हम पढ़ रहे हैं अभी इक्वेशन, क्या उस इक्वेशन को हम बोल सकते हैं दैट रिप्रेजेंट्स अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई? जो हम अभी तक लाइन की इक्वेशन ढूंढ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन की 5 फॉर्म पढ़ी, उन सब में ax + by + c = 0 की फॉर्म आती है, तो क्या वो सारी फॉर्म्स को हम बोल सकते हैं रिप्रेजेंट्स रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई? रिलेशन क्या चीज होती है? एक ऐसी चीज, एक ऐसा धागा, एक ऐसी फॉर्म जिससे हम एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल तक जा सके। आप x की वैल्यू पुट करोगे y की वैल्यू मिलती रहेगी, या y की पुट करोगे x की मिलती रहेगी, वही तो रिलेशन है। तो अब इसमें भी ऐसे कह रहा है, इसलिए हमने क्या करा, इसको एक पॉइंट बना लिया, यानी कोऑर्डिनेट। तो अब ये आपकी इच्छा है कि आप पहले k लिखेंगे या पहले f लिखेंगे? किताब में क्या लिखा है? k। तो हम पहले f k लिखा है, तो हम पहले f लिखते हैं, f लिख ले पहले। तो 32 कॉमा यहाँ f भी लिख देना ऊपर पहचान के लिए। अब बगल में 273, अगला 212 कॉमा 373। अब हमें एक पॉइंट ये गिवन है, एक पॉइंट ये गिवन है। अब हम 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं। अब 2 पॉइंट फॉर्म जो थी हमारी वो y माइनस y की फॉर्म में थी। अब y में ये x है तो ये y होना चाहिए ना? तो जरा मुझे बताएंगे इक्वेशन क्या बनेगी? y माइनस y तो आएगा ही नहीं, क्योंकि y की जगह पे तो केल्विन चल रहा है और x की जगह पे चल रहा है फ़ारेनहाइट। k माइनस 273 5x by1 is equal to y2 minus y1, यानी 373 minus 273 upon 212/32। कोई दिक्कत यहाँ पे? इनटू में आता था x minus x1, x यानी f f - 32। आसान है ना? ये आसान अब दिख रहा है कि लिख दिया गया है। अगर मैं थोड़ी देर पहले बिना लिखे वैसी करने की कोशिश करता ना कि ये k और ये f पहले f फिर k और वो y माइनस y1 ये बन जाएगा, फिर अजय थोड़ी देर मुझे बोल देता सर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ जम नहीं रहा। तो मैंने कहा एक ही बारी में लिख दो ताकि ये मौका ही ना दे, किसी मौका ही नहीं दिया आपने कुछ अटकने का। अब आपको नहीं लगता कि जब आप इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ऊपर काटा नीचे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक इक्वेशन सी बन के आएगी जो कि f और k में होगी, बस वही तो है रिलेशन केल्विन और फ़ारेनहाइट का। यस सर। आसान है ना? जब वो रिलेशन मिल जाएगा उसके बाद फिर हम कह रहा है बताओ जब कितना क्या केल्विन कितना क्या है? केल्विन 0 है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा? यानी जो इक्वेशन आएगी उसमें k की जगह पर 0 कर देंगे तो f की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तुम्हें तो जानना होगा, आदत छूट गई उसकी,
पढ़ने की लेकिन एक आदमी से थी सोने की। झपकी तो अभी भी ले रहा बैठ के। अरे सही है, झपकी वालों ने ना इन्हें खड़ा करके पढ़ाओ, बस 2 घंटे तक खड़े रहो। आज भी सोचते पापा से पूछूंगा एक बार कि सर अगर संचित 1-1.5 घंटे 2 घंटे क्लास में 3 से 4 झपकी लेता हो तो आपके हिसाब से इसे मैं 1.5 घंटे के लिए खड़ा करके पढ़ाऊं अगर रोज के रोज, तो ये सही रहेगा गलत रहेगा? क्या कहेंगे तेरे पापा हैं? करेंगे ना? मुझे भी यही उम्मीद थी, यही कहेंगे वो। सर मैं खुला कटा जाऊंगा कोई बात नहीं। चल ठीक, लेकिन देख सोएगा जरूर। ये दिखा गया इससे कि सर मैं सोने अब से सोऊंगा नहीं, मौका नहीं दूंगा आपको बोलने का। मैं काय खड़ा रहूंगा, तो एक दिन खड़ा होकर पढ़ दे, कितना मजा आएगा तुझे। वैसे एक दिन खड़ा होकर पढ़ा था तू 2 दिन, मजा आया था ना? तो सारे में घूम रहे थे यहाँ पे वहाँ, कोई चेयर दे दो, कोई स्टूल दे दो, इंजीनियर माइंड है, तो बोला था तुमने? आपने बोला तो कुर्सी लगाई थी। हाँ खुद ही बोला था भाई उसमें, इंजीनियर्स आइडिया पर ऐसे भी बोला था ये, तो वही बात है, इंजीनियर माइंड बोला था, ऐसे भी बोला था हमें। अरे ये सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। अब इसके बाद शायद एक्सरसाइज चालू होगी या कोई और क्वेश्चन दे देखो। अल्टरनेट मेथड है इसका। अरे जरूरत नहीं है। प्रियंका मैडम इसी क्वेश्चन पे होगी क्या? फटाफटी कर दी क्या कुछ? इतनी देर क्यों लगी सॉल्व करने में? प्रिया मैडम अब तो अपने वाले से पढ़ लोगी। तो इसमें तो वाइज अच्छा लगेगा, पीले पीले भेजिए। हाँ भाई साहब, वो कह रहा था कि लाइन ने यहाँ काटा, लाइन ने वहाँ काटा, इंटरसेप्ट बनाया और ये करा वो करा। हम नहीं कर रहे इससे। अभी हमने शुरुआत करी टॉपिक की, तो दिमाग ना लगाओ, अभी 2 पॉइंट से कर लो, शुरुआत करिए, ठीक है? जब थर्ड एक्सरसाइज आएगी ना तब जी भर के दिमाग लगाना अलग अलग तरीके से। हाँ भाई, सबके पास एनसीईआरटी है। पहला क्वेश्चन पढ़िए। इक्वेशन फॉर द एक्स। अरे एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको। ये जहां पर एग्जांपल शुरू किया, आज हमने एग्जांपल नंबर 7 से किया था, उससे पहले भी एग्जांपल था एक 6, है ना? वो नहीं देखा था ना हमने, जरा पढ़ो एक बार क्या कह रहा है। इसमें भी एक शब्द दिख रहा है आपको, मतलब एक्सेस एक से ज्यादा 2 एक्सेस। एक लाइन हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, दोनों की पैरेलल हो। परपेंडिकुलर क्या परपेंडिकुलर हो? सॉरी आपने पहले क्या एक लाइन एक ही समय पर दोनों एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकती 2D में, ठीक है ना? लेकिन हम 2 केस बना सकते हैं। एक बार हमारा जो पहला केस है उसमें लिखा हमने पैरेलल टू एक्स। जो पासिंग थ्रू वाला पॉइंट है वो कितना है? -2,3। -2,3 यानी इधर आएगा ना, यहाँ पे कहीं -2 और 3 यहाँ कहीं है -2,3। हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि पैरेलल है किसके? एक्सिस के, और पास कर रही है इससे। सर एक्सेल बोल रहा है तो एक्सेस। एक टाइम पे भाई एक ही लेंगे, अभी तो बताया। एक्सिस होता है प्लूरल, एक लाइन दोनों के पैरेलल नहीं हो सकती एक साथ, एक टाइम पे किसी एक की पैरेलल होगी। तो हमने एक बार पहला केस बनाया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसा आएगा। अब बताओ पैरेलल टू एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y की फॉर्म में होती है बस। तो y इक्वल टू क्या है? 3। तो क्या इसकी इक्वेशन y इक्वल टू 3 हो सकती है स्लोप के लिए लाइन की? हम लोग ये बात पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी हमको किसी इक्वेशन में एक वेरिएबल दिया होता है और एक मिसिंग होता है तो लाइन या तो x एक्सिस के पैरेलल बनती है या y एक्सिस के पैरेलल बनती है। अब हमें बोला है उसने कि x एक्सिस के पैरेलल दिख रही है, तो y की फॉर्म में तो नीचे लाइन, फिर ध्यान नहीं आ रहा क्या? 9th में बताया गया, 10th में फिर बताया गया, 11th में फिर बताया जा रहा है, 12th में फिर बताया जाएगा। अब कॉलेज में जाके हम बड़ी वाली बेइज्जती कराएंगे अपनी, क्योंकि वहां तो बताएगा नहीं कोई। 4 साल तुम जाते हो टीचर बनता रहे, हम ना सोचें खुद। तो क्योंकि लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस की है तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी? y इक्वल टू 3। ओके, सेकंड केस में यही लाइन पैरेलल हो जाएगी x इसके y एक्सिस के, तो y x प्लस -2। बस x इक्वल टू -2 आंसर हो जाएगा उसका। इसलिए नहीं कराया था मैंने ये क्वेश्चन, ठीक है मैडम? ये क्वेश्चन 9th में भी करे हमने ऐसा, 10th में भी करा, इसलिए मैंने 11th में नहीं कराने की कोशिश करी। लेकिन चलो हमने फिर याद दिला दिया एक बार आपको। ओके, अब आगे बढ़ सकते हैं। एक्सरसाइज ओपन करिए। 2 केस तो दिखाने पड़ेंगे ना, ये बताना पड़ेगा ना कि हमने जो पहली लाइन लिखी है वो क्या सोच के लिखी है, क्योंकि वो x के पैरेलल थी इसलिए ये होती है। सेकंड केस लिख के दिखाना पड़ेगा, तभी तो आंसर लिखोगे। वहां तो उसने बोल दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस।
अब तुम सीधे लिखोगे y इक्वल टू 3 कॉमा x इक्वल टू 1 x टू y लिख के छोड़ दोगे। ये जस्टिफाई कैसे होगा, कौन सी इक्वेशन कौन से वाले केस की है, इसलिए लिख के ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, चलिए एक्सरसाइज का सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ और 8 पहले पेज पे 8 तक है ना, देखो 8 तक 7 तक, इस सातों क्वेश्चन आसान है, पढ़ लो जल्दी से। क्या हम डिस्कस करें, चलिए पहले क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है आपके हिसाब से, y इक्वल टू 0 और y एक्सिस की x इक्वल टू 0। सेकंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, जब एक पॉइंट दे दिया और एक स्लोप, यानी पॉइंट स्लोप फॉर्म तैयार है। अगला, पासिंग थ्रू दिस एंड स्लोप m, एक पॉइंट दे दिया और एक स्लोप, अगेन पॉइंट स्लोप फॉर्म। थर्ड फोर्थ, एक पॉइंट दे दिया, इंक्लाइंड विद x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, स्लोप निकालने के लिए एंगल दे दिया, अगेन पॉइंट स्लोप फॉर्म। एंगल 75 है तो m इज इक्वल टू tan 75 से वैल्यू ढूंढ लेंगे। अब सवाल आता है कि अजय tan 75 की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, हमें तो टेबल में मालूम नहीं होती। लगा लियो tan a प्लस b का फॉर्मूला 45 प्लस 30 का यही लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब भाई फॉर्मूला मत पूछो। पांचवा, देखो भाई इस बार कह रहा है उस लाइन की क्वेश्चन ढूंढिए जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। क्या बोलेंगे इस चीज को, इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। क्या चीज हुई है, क्या चीज हुई, x इंटरसेप्ट, वो भी -3 क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट साइड में काटा है। तो इस बार हमें x इंटरसेप्ट दे दिया और स्लोप दे दिया, तो स्लोप और x इंटरसेप्ट यानी y इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस d के। अगला, इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस, y इंटरसेप्ट हो गया ऊपर, मेकिंग एन 36 पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, दो पॉइंट दे दिए यानी 2 पॉइंट फॉर्म। तो क्या ये शुरू के 7 क्वेश्चंस आसान हैं, आप लोग लिख लिख के करेंगे क्योंकि शुरुआत है, आपको इस एक्सरसाइज के थ्रू प्रैक्टिस होगी कौन सी फॉर्म कैसे अप्लाई करनी है, इसलिए हवा में मत उड़ा देना, लिख लिख के करना घर जाके, ठीक है। चलिए 8वां पढ़ के बताइए कौन सी फॉर्म लगनी चाहिए, यानी नॉर्मल फॉर्म। 8वें क्वेश्चन में ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डला उसकी लाइन 5 दे दी और उस परपेंडिकुलर का एंगल भी दिया हुआ है x एक्सिस के साथ 30 डिग्री, तो थीटा और p दोनों की बने है ना मैडम। और ये मैडम आपने यहाँ पे जो मैंने फॉर्म उतारी थी नॉर्मल फॉर्म, वो कॉपी में उतारी कि नहीं उतारी, तो उस फॉर्म के हिसाब से थीटा, अच्छा क्वेश्चन नहीं होगा तेरी में, नहीं 8वां है ना, 8वां, तो हमें उस फॉर्म के हिसाब से केवल थीटा और p चाहिए होता है ना, और वो दोनों हमें दिए हुए हैं। सहमत है सब लोग, 9th पढ़े, 9th पढ़ो। The vertices of triangle PQR are PQR दे रखे हैं, find equation of the median from the vertex R। इक्वेशन है ना, देखो 9th क्वेश्चन, एक मिनट, ये है एक्सरसाइज हमारी 10.2 का 9th क्वेश्चन। ऐसे करके अगर मैं ट्रायंगल बना दूं एक PQR, इन तीनों के वर्टिसेस हमको मालूम है। इस क्वेश्चन से पहले या फिर कह लो इस एक्सरसाइज से पहले भी ऐसे क्वेश्चन थे, लेकिन उसमें पता क्या बोलता था, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ QR। इक्वेशन की बात नहीं करी कभी उसने, इस बार वो कह रहा है जो P से R से, अब तुम इसे काटे मैंने, तुम R से काटेगा भाई, ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन में, हमें मेरे क्वेश्चन में कह रहा है कि P से जो मीडियन गई उसकी क्वेश्चन ढूंढो। तो अब अपना आप सोचो, अगर इस लाइन की क्वेश्चन ढूंढनी है तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती थी लाइन की क्वेश्चन ढूंढने के लिए, जिसमें कि एक पॉइंट पता है ना ये वाला, अब एक पॉइंट और क्या क्या चीजें हुआ करती थी जिससे हम लाइन की क्वेश्चन ढूंढते हैं। हाँ, एक पॉइंट के लिए कौन कौन से ऑप्शन होते थे पॉइंट के साथ, एक 2 पॉइंट फॉर्म जिसमें एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट स्लो फॉर्म जिसमें एक पॉइंट होता है, बस 2 पॉइंट्स वाले होते हैं, वही तो बता रहा हूँ, केवल जिसमें पॉइंट इंक्लूड होता है वो 2 ही फॉर्म होती है, पॉइंट स्लो फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप नाम का जिक्र है नहीं यहाँ पर, लेकिन 2 पॉइंट फॉर्म लग सकती है, क्यों, क्योंकि इन दोनों की मदद से हम इसका मिड पॉइंट ढूंढ लेंगे पहले, और जब ये पॉइंट मिल जाएगा, वो पॉइंट हमें पहले से पता है, हम इसकी 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई कर देंगे। आगे बात समझ में, आपको इसी तरीके से सोचना है, ओके। अगला, अब मुझे पढ़ के जीतो, क्वेश्चन को पढ़ के एक रफ स्केच बनाने की कोशिश की, जब वो बनेगा
तभी वो होगा। रफ स्केच बनाने की कोशिश करिए। मैडम 2 बुक भारी तो नहीं पड़ रही, कोशिश क्वेश्चन को पढ़ के उसकी फिगर बनाने की कोशिश करें। अजय भाई साहब कलम उठा लो, 2-3 बार पढ़ो, आएगा। अब जब फिगर बन गई है तो ये सोचो कि सॉल्व कैसे होगा। क्या क्या चीजें दी हैं उनकी वैल्यू लिखो, वहां पर थीटा दे रखा है कितना, तो 90 तो है, ठीक है। क्या अप्लाई करोगे, क्या पूछा गया आपसे, पॉइंट पूछा है। तरान जी आप भी बोलेंगे हाँ भाई सर ऐसी क्या फिगर ऐसी बन रही है, क्या फिगर ऐसे है। अब एक बार फिर से पढ़ दो एक जना कोई, ऐसे पढ़, ऐसे तू देख, तू रहने दे, तू पढ़ भविष्य, और तू यहाँ देख भाई इधर। हाँ Find the equation of line passing through -3,5 and perpendicular to the line to the point 2,5. रुक जा देख। अब मैंने इसकी आधी बात सुनी तो पहले सोचा ये वाला पॉइंट होगा, लेकिन नहीं। फिर थोड़ा आगे बढ़ा, मुझे लगा ये वाला पॉइंट होगा, फिर वो भी नहीं, क्योंकि उसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस, मतलब एक पॉइंट दे दिया यानी इस पॉइंट से पास कर रही है वो। अब फिर बोल रहा है एंड परपेंडिकुलर, यानी इसी से पास होने वाली लाइन परपेंडिकुलर है उस लाइन के जिसके 2 पॉइंट दिए हुए हैं। समझ इस चीज को कि हमसे एक ऐसी लाइन की क्वेश्चन ढूंढो कह रहा है जो इससे पास कर रही है, और यही लाइन क्या है, परपेंडिकुलर किसके, एक लाइन के जिसके 2 पॉइंट है। तो फिर ऐसे हो सकती है ना वो। बता भाई पॉइंट। 2,5 हाँ -3,6. अब आप इमेजिन कर पा रहे, फिगर सबकी सहमति है कि ये होनी चाहिए। नंबर 10 से हमसे इसके नाम रख लें, अगर ए बी सी और डी, हमें ए बी की इक्वेशन कही है, ए बी की इक्वेशन निकालने को कही है। अब आप मुझे सोच के बताओ इसकी इक्वेशन निकालनी है। देखो सब लोग, ए बी की इक्वेशन निकालनी है तो इसकी इक्वेशन के लिए ए के ऊपर एक पॉइंट, ए बी के ऊपर एक पॉइंट पता है। अब पॉइंट से जुड़ी हुई कौन कौन सी फॉर्म थी जिसको हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। लेकिन 2 पॉइंट फॉर्म के लिए आपको ये पॉइंट चाहिए, और ये मिड पॉइंट नहीं है इस बार, जो आप इन दोनों की मदद से ये पॉइंट ढूंढ लोगे, तो 2 पॉइंट फॉर्म तो नहीं लग सकती। और बताओ पॉइंट आपने कौन सी फॉर्म थी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब आप बताओ क्या प्रियंका जी आप इस लाइन के स्लोप तक पहुंच सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि इस लाइन का स्लोप मिलेगा और इस लाइन का पॉइंट वाला होता तो इक्वेशन आ जाएगी। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है जो आप थीटा 90 लेके m tan 90 से निकाल रहे हो। कोऑर्डिनेट एक्सिस होती तो एंगल होता है, क्योंकि वो थीटा एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल होता है। नहीं कोई नहीं सोच पा रहा तुम में से। मैंने बहुत देर पहले क्या पिछली क्लास में तुमसे एक बात बोली थी, जब भी कहीं पर परपेंडिकुलर शब्द का इस्तेमाल हो तो m1 m2 = -1 का यूज होता हुआ दिखेगा। याद है? यस सर। हुआ ना इस्तेमाल परपेंडिकुलर का। तो इन दोनों का स्लोप निकाल सकते हो आप, इन दोनों से इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो। 2 पॉइंट्स हैं, निकल सकते हो स्लोप, इसके स्लोप से इसका स्लोप मिल जाएगा m1, और इसका स्लोप मिलते ही इसी के ऊपर एक पॉइंट पता है, इक्वेशन आ जाएगी। आया समझ में? ऐसे m ऑफ dc y2 - y1 क्या आएगा, 1 अपॉन x2 - x1 क्या आएगा, ये माइनस ये, इसे क्या बोल दिया हमने, m1 पहले स्लोप को, और हमने लिखा ab परपेंडिकुलर है dc के। तो अब हम लिख सकते हैं m1 * m2 = -1। तो m1 इसका स्लोप है तो m2 किसका होगा, ab का। तो यहां से m2 की वैल्यू क्या आई, -1 अपॉन m1, ये यानी 5 प्लस का 5। ओके, इसे आप लोग वैसे भी ध्यान रख सकते हो कि जब आपको एक लाइन का स्लोप दे रखा होगा और m1 m2 = -1 का यूज करना हो स्पीड करने के लिए कैलकुलेशन को, अगर पहली लाइन का 5 है तो अगली वाली के लिए आप एक माइनस भी डालो और रेसिप्रोकल भी करो उसे। तो अगर पहली लाइन का 5 है तो अगली का क्या आएगा, अगर पहली लाइन का 1/3 है तो अगले वाले का स्लोप माइनस भी करो उल्टा भी करो, -3। अगर पहले वाली का 5/7 है तो अगले वाली का माइनस भी करो उल्टा भी करो, -7/5। इस तरीके से करोगे ना थोड़ा जल्दी आ जाएगा करेंगे वैल्यू। ठीक है, तो हमें स्लोप भी मिल चुका है ab का, क्या लिखते हैं इक्वल में, स्लोप ऑफ ab का स्लोप मिल चुका, ab के ऊपर एक पॉइंट पता है। अब हम यहां पे लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ ab इज y - y1 यानी 5 इज इक्वल टू m। ab का m कितना है, x - x यानी x + 3। ठीक है जी, तो आंसर क्या आया,
y माइनस 5 इक्वल टू 5x प्लस 15। अब आप मुझे बताओ क्या आप x वाले को इधर लाओगे या y वाले को उधर? y वाले को उधर, क्योंकि आंसर में x तो पॉजिटिव होना चाहिए, ax प्लस by में पहली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसे इधर लाते सबको। 5x माइनस y प्लस, बताइए आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? पूरे चैप्टर में इसका बहुत इस्तेमाल है। परपेंडिकुलर शब्द यूज करते हैं, हमारे इक्वल टू माइनस वन का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 10 था ये, 11वां और अच्छा है। आपको प्रेजेंटेशन ऐसी करनी है क्वेश्चन में, ठीक है? मैंने तसल्ली से देखो, पहले m1 लिखा वो dc का स्लोप हो गया, ऐसे m2 निकला था, m2 को बता दिया आगे कि स्लोप ऑफ ab है। अब फिर यहाँ पर मैंने इक्वेशन ऑफ ab इज, ऐसे करना है, शॉर्टकट नहीं मारने कि पता ही नहीं चल रहा कौन सी चीज कौन सी है। सिवाय लिखने वाले को, कुछ दिनों बाद लिखने वाले को खुद भी नहीं समझ में आ रहा मैंने क्या लिखा। शॉर्टकट नहीं मारने ऐसे, ओके? चलिए 11वां पढ़े। देखो 11वां वो है क्या, रेशियो वाला। तो फिर से मैं वही कहूंगा आपसे, ठीक है, रफ स्केच बनाने की कोशिश करो। एक मिनट चिराग भाई, पहले आप रफ स्केच बनाने की कोशिश करें। अरे वाह, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर नहीं है इस बार, शायद परपेंडिकुलर है। चलो मजा आ गया। तो बस कोऑर्डिनेट चेंज कर लेते हैं, क्या कह रहे हो? वो भी सेम है सर, कोऑर्डिनेट वो उसका नहीं रखा, बस ए वाला ही रखा, और सिर्फ डिवाइड का देता है। ये दोनों दे रखे हैं, और इनके रेशियो से दे रखा और इधर रेशियो दे रखा है, वो नहीं पता, तो इसको हटा देते हैं। सेक्शन फॉर्मूला सॉल्यूशन। बिल्कुल सेक्शन फॉर्मूला होगा। जब रेशियो का जिक्र आ गया तो सेक्शन फॉर्मूला का तो बिना बच नहीं सकते उससे। आप मुझे ये बताइए कि जो नीचे वाले ये पॉइंट दे रखे हैं तो सेम है क्या? ये बदलने तो पड़ेंगे ही, 2 3 और 1 0। तो यहाँ लिखा हमने 2 3 और 1 0। हमें किसकी क्वेश्चन पूछी है, AB की या CD की? CD क्यों नहीं? सर हमें रेशियो एन दे रखा क्या सब लोग कंफर्म है? अच्छा, रेशियो 1:n है। मैं कह रहा हूँ क्या सब लोग कंफर्म है कि इक्वेशन AB की बतानी है? कंफर्म नहीं हो आप कंफर्म है? क्या किसी और के मन में डाउट है कि इक्वेशन CD की चाहिए या AB की चाहिए? सर क्योंकि दोनों में नहीं बता रहा था। देख सुन अजय, अगर जो CD की इक्वेशन चाहिए होती तो उसके लिए रेशियो की जरूरत थी, परपेंडिकुलर की जरूरत थी, 2 पॉइंट फॉर्मूला लगते हैं। बात समझ में आ रही है वाली? तो किसकी जरूरत होगी फिर? अब मुझे बताओ AB की क्वेश्चन के लिए ना तो इस बार कोई पॉइंट है ना 2 पॉइंट है, लेकिन स्लोप तो है, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप मिल जाएगा, इसकी मदद से इसका तो मिल जाएगा। फिर अभी तो क्या है हमारे इक्वल टू -1, तो इस लाइन का स्लोप तो है हमारे पास, हम ढूंढ लेंगे। और एक चीज और तो चाहिए क्वेश्चन निकालने के लिए, पॉइंट, और वो हमको ये वाला मिल जाएगा B। किस तरीके से? सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट नहीं सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला भी लगाते हैं, ये मिल जाएगा, इसके ऊपर पॉइंट मिल गया और स्लोप ढूंढ चुके, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगा देंगे। फिर बात समझ आ रही है कैसे कैसे अप्रोच हो रही है? चलिए सबसे पहले आप लोग इसका स्लोप ढूंढो और फिर इसकी मदद से इसका स्लोप ढूंढो। m1 -1 लिख के नीचे वाले का 3 आ रहा है, लिखना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, सभी लिखने पड़ेंगे। नीचे वाले का स्लोप निकालो, उसे m1 लिखना, फिर m1 -1 से AB का स्लोप निकालो, उसे m2 लिखना। हाँ भाई, इसका स्लोप ढूंढ लिया, अब सेक्शन फॉर्मूला लगा के B ढूंढते हैं। रेशियो रखा है, रेशियो, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है जी, इसकी इंटू किसमें होगी? इधर वाले वन में, यानी 1 प्लस इस n की इंटू अपॉन n + 1। के कहां है? गलती से 2 की n में, 1 की 1 में, n की 2 में, 2n। अब y कोऑर्डिनेट के लिए 1 की 0 में गायब, n की 3 में, यानी कि 3n अपॉन, लो जी सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट ही मिल गया, स्लोप ढूंढ चुके आप। इक्वेशन लिखते हैं, क्या आएगी? y माइनस y1, ये रहा, यही तो है पॉइंट, 3n अपॉन n + 1 इज इक्वल टू, बताओगे इसका स्लोप क्या आता है AB का? -1/3। तो ये रहा वो -1/3 x - x1, 1,2 नहीं है, यहाँ पे 1,2 है, इन्होंने 2,3 लिखवाया। सर ये बोली या इधर स्क्वायर कर दो, पॉइंट ही बोलती है। तो क्यों करवाया तुमने ऐसा? सर मैंने तो बस मैंने पहले बात नहीं की, मैंने खुद या पहले वैसे लिखा था, आपकी तरह काट दिया मैंने कैसे। अगर हम अपनी इच्छा से पॉइंट लिखेंगे, क्वेश्चन में सब कुछ चलता है रेस्पेक्टिवली के हिसाब से, रेस्पेक्टिवली के हिसाब से, यानी कि भी रेशियो तो उल्टा करना पड़ता हमको। मैंने गलत लिखा हो मतलब लिखा है बस ये सीक्वेंस,
1 0 2 सीक्वेंस मैटर करता है। तो ये वाला यहाँ आने से अब ये उल्टे हो गए नहीं हो गए? तो कुल मिला के आंसर तो मैच करी मत, कोई फायदा नहीं। कुल मिला के बात ये है कि आपको ये चल गया पता कि इसका स्लोप ढूंढना है, उससे इसका स्लोप मिलेगा। सेक्शन फॉर्मूला से ये पॉइंट मिलेगा, फिर इसकी क्वेश्चन ढूंढेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इस तरीके से। अब आप तो अपना करेंगे, अगला करते हैं। इसके बाद सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है, 3 की 2 करनी, नीचे उधर भेजना है, n प्लस 1 प्लस कट जाएगा। आप ये बात ध्यान रखना कि आंसर जब आएगा ना आपका, तो देखो y के इनटू में ये n प्लस 1 आएगा ऐसे लेने पर, तो y के इनटू में n प्लस 1 ऐसे छोड़ना आंसर में, फिर आंसर में ऐसे मिलेगा। आप इस y के इनटू इन दोनों में मत करना अलग से, ऐसे x के इनटू में आएगी ऐसी वैल्यू कोई, उसे ऐसे इनटू में रहने देना। जो x और y के बिना आएंगे n, यानी कांस्टेंट टर्म्स होगी ना वो, उन सबको एक तरफ इकट्ठे कर लेना बस। x और y के इनटू में जो ब्रैकेट आएंगे वो ब्रैकेट ऐसे ही छोड़ देना, आंसर में ऐसे मिलेंगे। आगे बढ़े, 10वां था ये, 11वां पढ़ते हैं चलिए। बताइए 11वां क्या कह रहे हैं? 11वां ही था ये। अच्छा, अरे यार मैंने शुरू से गलती चल रही है क्वेश्चन में। पुरानी वाली में, नई वाली में तो 10 ही है। नहीं, मैं तो पुरानी रात कर रहा था। इससे नई में क्या नहीं है? ओ भाई तेरी नई वाली में ना, तेरी नई वाली के भाई ऐसे शुरू से गड़बड़ चल रही है क्वेश्चन में। 12वां पढ़िए, 12वां। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन तक किताब थी मेरे हाथ में। इसी क्वेश्चन में मैंने छोड़ो क्या करना किताब, और इसी में तुमने बढ़िया वाली दिला दी है। अरे तू चेक भी तो कर सकता था। सर मैंने कर दिया, मैं हर क्वेश्चन में बोलता हूँ चेक कर लिया करो। मैंने करा चेक पर मैंने अपना काट दिया, देखो मैंने जैसे सही निकाला मैंने भी काट दिया। मैं हमेशा बोलता हूँ जब मैं क्वेश्चन उतारू ना, तो तुम उतार के एक बार चेक जरूर करा करो किताब में से। चलिए 12 जाएंगे पढ़ के। Sir, find the equation of a line that cuts off equal intercepts on the coordinate axis and passes through the point 2, 3. मतलब सोचिए पहले इस बात का, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन ढूंढिए जो कोऑर्डिनेट एक्सिस ax es पे बराबर इंटरसेप्ट काटती है। मतलब c इक्वल टू d, यानी इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करें तो a इज इक्वल टू b, ऐसे करके दोनों चीजें बराबर, यानी ऐसा कुछ अगर रफ स्केच बनाए तो ये भी a तो ये भी a, सही है। हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी, एंड पासिंग थ्रू, बोलिए आई बात समझ में? एक ऐसी लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है जो यहां और यहां बराबर दूरी पे काटती है ओरिजिन से, और वही लाइन 2,3 से पास भी कर रही है। तो अब बताइए, जब दोनों इंटरसेप्ट का जिक्र है तो इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म से लिखनी पड़ेगी। तो इसका नाम दे दे a, इसका b, इसका c। तो इक्वेशन ऑफ a b x अपॉन a, बताइए x के नीचे भी a और y के नीचे भी a, सब सहमत है इस बात से? एलसीएम लिख क्या बन जाएगी? x plus y x प्लस वाई बराबर a। अब ठीक है, अब मुझे बताओ ये लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है वो पॉइंट दिया हुआ है, तो क्या ये पॉइंट इस लाइन का सॉल्यूशन होना चाहिए? और लाइन की इक्वेशन तो मिल चुकी है। अब इस पॉइंट के बारे में ये मत सोचो कि हम इससे इक्वेशन निकालेंगे। अब दूसरा पर्सपेक्टिव जो पहले हुआ करता था, और y की जगह 3 रखेगा, ये पूरा पॉइंट पुट होगा ना इसमें। तो सिंस c यानी 2,3 लाई ऑन इट, तो 2 plus 3 इज इक्वल टू 8। a की वैल्यू क्या आ गई? 5। इसे तो वापस डाल दें यहाँ पर बस, पुट इन 1, तो x plus y बराबर 5। ये उस लाइन की इक्वेशन है जिसने कोऑर्डिनेट एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट्स में काटा है और 2,3 से पास हो गया। एक और रहता है, हाँ एक और कर लेंगे, एक और, वो भी सेम है ना, इसलिए 12, 13 दोनों सेम है। देखो उसमें 13 वाले में इंटरसेप्ट इक्वल नहीं है, लेकिन इंटरसेप्ट का सम 9 दिया हुआ है शायद, तो ये दोनों क्वेश्चन ने एक कॉन्सेप्ट के हैं, इसलिए दोनों तो करेंगे। ये वाला हो गया हो तो करेंगे अगला शुरू। जब भी आप लोग ऐसे करके लाइन बनाते हो तो कभी ऐसा मत करना कि ये लाइन ऐसी बनाई बस, समझ रहे ना, क्योंकि ये लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं, तो ऊपर भी जा रही होगी नीचे भी जा रही होगी, ठीक है ना। नाप तोल के मत बनाना कि जिस क्वाड्रेंट में है बस वो उसी में दिखनी चाहिए, अगले में ना दिखे, ठीक है। पढ़े अगला,
अगले क्वेश्चन की फिगर सेम है, बस अंतर इतना है कि ये ए और ए ना होके ए और बी है। ये पॉइंट क्या है इस बार 2, 2। तो ये क्वेश्चन इस बार ये नहीं आनी चाहिए x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1 तो इसका सम 9 दे रखा है और सम a प्लस b की वैल्यू 9 ले लो। अब ठीक है, अब यहाँ से उठा के एक की है भाई, इसे पुट करना चाह रहा है इसमें, अभी मत कर, पहले a और b की वैल्यू का सम 9 है, तो a या b किसी एक की वैल्यू निकालो उधर भेज के दूसरे को और यहाँ पुट करो, सिंपलीफाई करो एलसीएम लो, तब बाद में वो पॉइंट पुट होगा। ये आ रहा है x plus y equals to 9b 9 ये दोनों वैल्यू अलग अलग होंगी, इसलिए x और y में भी इनटू होंगी इस बार। एलसीएम को बेटे इतना हल्के में मत लो, डिनोमिनेटर अलग अलग है इस बार, जल्दी करिए चिराग बाबू, कर लो, घर जाके कितना करोगे, कल पेपर है किस चीज का? अरे वाह, ये क्वेश्चन बिल्कुल इस तरीके से करना है हमें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हमें निपटाने हैं, हम अगले करेंगे इसके बाद वाली वीडियो, अगली क्लास में मतलब, ओके। तो उम्मीद करेंगे जैसे आज सारे बच्चे आए हैं, अगले में भी सारे आएंगे, ठीक है।